Good evening and thanks so much for tuning in. This is the Friday special Jugalbandi episode of The Money Show and Money Mantra. My name is Alex Matthew and with me is Utkarsh Chaturvedi. First of all, Utkarsh, this is the last show of 2021. It's been an incredible year, hasn't it? And it's been exciting. We're looking forward into 2022 with a lot of hope, with a lot of dreams. Exactly. In fact, Alex, अगर आप 2021 की बात करोगे, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको सीखने को मिली वो थी होप. क्योंकि केवल बिजनेस इकोनॉमी के हिसाब से नहीं, पर्सनल लाइफ के हिसाब से हम सब ने अपने करीबियों को खोया और उसके बाद वापस एक जीने की उमंग को लौट के आना, ये भी अपने आप में होप की एक बहुत बड़ी चीज़ है. और शायद 2021 से आप जो लेके जाएंगे ना, वो गिर के उठना ही लेके जाएंगे सबसे बड़ी सीख. Absolutely. I'm certainly learning from that. I'm constantly learning and I think a lot of our viewers have learnt with us. It's a good time, I think, also at the end of the year, the start of a new year, Utkarsh, to reflect a little bit, to introspect in the sense of our finances, to look at, can we do something better? Can we improve from this point on? How do we adjust our strategy going into the new year? एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं एलेक्स जिन्होंने इस रैली को देखा है 2021 की, वो इसका हिस्सा थे और उसके बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनको 2022 में आना है. जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम सब बनाते हैं, तो बहुतों के न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि नहीं यार, क्रिप्टो भी बढ़ रहा है, हाँ, इक्विटीज ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? तो इन सब के जवाब जानेंगे आज के शो में. और हमारे साथ प्रबलीन बाजपेयी जो फाउंडर हैं फिनफिक्स की, वो जुड़ गई हैं. प्रबलीन, मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे है वो यही है कि जो लोग हैं जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, जिन्होंने 2021 की रैली को देखा और अक्रॉस रैली देखी, लेकिन अभी तक वो अपना मन नहीं बना पा रहे कि वो श्री गणेश कैसे करें, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगी? शुरुआत कहाँ से करी जाए? Namaskar Utkarsh and good evening Alex, and great to be on this Jugalbandi show. First of all, wishing all your viewers a very happy, safe, prosperous 2022. बिल्कुल उत्कर्ष, आपने कभी यहाँ लाइन बोली जो ना कि गिर के उठने वाली बात, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बहुत लोगों ने उस रैली को देखा है और अब आगे जो 2022 में क्या होगा उसके लिए लोग थोड़ा अपना मन बना रहे हैं. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं वो ये है कि अपना जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है. और जो नींव है वो आई थिंक आपका एसेट एलोकेशन है किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का. जैसे कि अगर हम इसको एक एनालॉजी से समझें, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक बैलेंस डाइट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही एक एसेट एलोकेशन टेबल और चार्ट को मेंटेन रखना हमारी डाइट के लिए जरूरी है. चाहे हमें मीठा ज्यादा पसंद हो, अचार ज्यादा पसंद हो, पर हम उस पे नहीं चल सकते हैं, वो थोड़ी क्वांटिटी में ही होना चाहिए. और जो हमारा मैक्सिमम पोर्टफोलियो है वो हमारी दाल रोटी चावल वही होना चाहिए, यानी कि जो एसेट एलोकेशन है उसकी मात्राएं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू हम अपनी हेल्थ को कैसे रखना चाहते हैं, क्या एज है, उसके हिसाब से डिसाइड करना है. एंड जहां तक शुरुआत करने की बात है, आई थिंक वहां पे एक सिंपल स्ट्रैटेजी, अगर अब तक कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है तो पहले ये समझें कि अपना टाइम होराइजन क्या है, किस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं, और उन्हीं सब चीजों के हिसाब से फिर अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें. You know, in the run-up to this show, very interesting conversation Utkarsh and I were having. It was about the constituents of a thali. Yeah. If you are having a special meal and you're going across in a buffet and you're putting things in your plate, then you have to have a balance of everything. And you've hit the nail on the head. But what elements should be there? So you're talking about elements, equity of course has to be there, but what are the various aspects that need to be there in your portfolio? Okay, right, Alex. So so we just the way we have these different nutrients, carbohydrates and proteins and fat, all these need to be there. We need to have equities, we need to have fixed income, we need to have gold, maybe to an extent crypto, real estate. So all of these together actually make up your asset allocation table. And there are two ways of looking at it. First is, Alex, based on your goals or based on your age, you decide. That's your strategic asset allocation. And what is strategic asset allocation? Therein, you decide, this is my goal, this is my investment horizon. I have 10 years to go. I need to save, let's say, for my child's education, and I have a moderate risk appetite. Based on that, you will allocate certain amount to equities, a certain component to fixed income, certain component to gold, like that.
That's your strategic asset allocation. And when you're talking about strategic asset allocation, also asset allocation is a ongoing process. So it's not that you fixed it today and then it won't change. So it changes as well. यानी कि वक्त के साथ वो थोड़ा बदलता रहेगा the way markets progress. The second component to it is your tactical asset allocation. Now, Alex, tactical asset allocation is very interesting because that is something that's the component, that's the more actively managed part, where based on the opportunity in the market, based on the market movement, you take a call. Okay, let's say 2020, when people invested in equities in March, that was a tactical call that, okay, equities are down and I should invest more in equities. At this point, somebody who has a 1-year horizon cannot have that kind of an allocation in equities. So you take a different call. So tactical call will be dependent on the current scenario, how the markets are moving, certain geography is moving, or a certain asset class is moving. प्रवीण, मेरा ये सवाल इक्विटीज को लेकर था कि 2021 में अगर हम देखें तो इक्विटीज अक्रॉस द बोर्ड भागी हैं, ग्रीन में बंद हुए, पूरा साल ग्रीन का था, इसलिए आज शायद हमारा जो आज मार्केट भी था वो भी ग्रीन में बंद हुआ। लेकिन क्या जो 2022 की पॉलिसी होगी, और जैसे मैंने कहा कि जो लोग ने 2021 में पैसा बनाया है वो भी 2022 में जाएंगे, और जिन्होंने 2021 में लोगों को पैसा बनाते देखा है वो भी 2022 में शुरुआत करेंगे, कितना फर्क होगा स्ट्रैटेजी में 2021 की और 2022 की? अगर हम सिर्फ इक्विटीज की बात करें उत्कर्ष, एक्चुअली तो 1 ईयर का व्यू शायद लेना बहुत गलत होगा, क्योंकि इक्विटीज हम हमेशा कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और ये एक उस तरीके की जर्नी जैसे पहाड़ पे चढ़ना है ना, उतरना चढ़ना, तो अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर। इसमें कभी हम लीनियर ग्रोथ तो देख ही नहीं सकते हैं, एंड आई थिंक हम लोग इतना रन अप कर चुके हैं। सो समवेयर आई थिंक वी ऑल आर प्रिपेयर्ड इनफैक्ट कि शायद 2022 चाहे इक्विटी स्ट्रांग भी रहेगा पर शायद उतना स्ट्रांग ना रहे जितना हमने 2020 सेकेंड हाफ और 2021 में देखा है। यानी कि आई थिंक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें करनी जरूरी है। एक तो अपनी गलतियां सुधारने का ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आपने कहीं ऐसी जगह पैसा डाल रखा है जहां पे आपको लगता है कि बस वो चल गया एंड यू वर नॉट श्योर कि वो चलेगा नहीं चलेगा, चाहे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज हो, बहुत सारी स्कीम्स ले रखी हैं, चाहे कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स हो, आई थिंक वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके क्लीन अप करना जरूरी है और अपने एसेट एलोकेशन को आप सेट करिए। सेकेंड उत्कर्ष, आई थिंक जो बहुत जरूरी चीज है वो है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा रियलिस्टिक वापस लेके आए, बिकॉज आई डोंट थिंक वी कैन एक्चुअली सी अ सिमिलर। हम लोग क्या करते हैं पीछे देख के ना, रिसेंसी बायस में कि सेम हो जाएगा अगले साल, ये गलती ना करें इन्वेस्टर्स। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेस करें कि शायद हम रेंज बाउंड घूमेंगे, उतार चढ़ाव शायद चला रहेगा, कोई बहुत मेजर डाउनसाइड रिस्क नहीं दिखता है, बट आई थिंक सेम मोमेंटम मेंटेन रखना भी शायद मार्केट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। सो आई थिंक रेंज बाउंड मूवमेंट होगी, एंड यहाँ पे मैं बोलूंगी कि अपना क्लीन अप का आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है, साल की शुरुआत में करें और अपनी गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। एंड ऑफ कोर्स इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट होराइजन तो लंबा ही रख के चलना है। In fact, you've shared a very interesting data point, I think, in the asset quilt or the performance of the various asset classes over the last 10 years or more. And you've seen, I think, Prableen, on several occasions where in a particular year, if equity has outperformed, or in 2 consecutive years, if equity has outperformed, then in the 3rd year, perhaps it's taken a little bit of a backseat. But if you zoom out, and you look at a 10-year period or a 5-year period, then that average return is maintained. So let's stick with equity also and just try to understand, because in the examples that you have given or in the picks that you have suggested of equity mutual funds, you've given us 3 here that our viewers can consider. You've mentioned core and satellite. So I just want you to explain to our viewers, maybe those people that are maybe starting out in 2022, how do they have that core and satellite allocation? Core is again, because you spoke about the thali, Alex, it's the basic staple diet that we have. Core doesn't change. So core has to be your broader large cap, the simple kind of strategies in your portfolio, which I think for a beginner should be passive. So what I'm suggesting is the Edelweiss large and mid cap fund. So it's a good combination. It covers the top
250 stocks in the investment universe in India. So the top 100 are large cap and the next 150 are mid cap stocks. So it's combining those 250 and giving you an allocation. So broadly for an investor, it's covering the major investment universe that's there in India. It's a passive strategy. So you are just mimicking an index. Second, which I've given is flexi cap funds, wherein a fund manager has the flexibility to move in and move out based on whether small caps will do well or mid caps will do well. So instead of us doing that, the fund manager is doing it for us. And these two are core. Core means the Hindi mein jo roti, chawal, dal jo aap haroz khate hai, that is the main component. And then the satellite is the tadka, that's the achar, whatever, papad you want to add, chutney, because you can't have too much of it. Your health will go bad if you're having too much of it. So satellite is the high risk allocations, or let's say more tactical sort of calls. And what I'm suggesting here is the Hang Seng Tech Index, which is tracked by a Mirae fund. Of course, now this is this particular index, Alex, has gone down by about 35% in 2021, and we still do see a bit of regulatory risk which is there in China. But I feel because there is no presence of US technology companies in China, and China has huge allocation and ambitious plans towards building its own technology ecosystem, I think that this particular sector or index can actually do well going forward. Speaking of tadka, or speaking of things that are very, very tasty but not necessarily good for you, I think good for health. My poison is gulab jamun and ice cream. I don't know what yours is. Even I have a sweet I'll tooth. always go for anything which is okay. प्रबलीन लखनऊ से हैं तो समझेंगे कि लखनऊ में छेना की जो मिठाइयाँ बड़ी अच्छी बनती हैं, तो आप रसगुल्ला ले लीजिए, रसमलाई ले लीजिए, that is it. तो प्रबलीन आपने ना एक्चुअली लखनऊ साइड पे मेरा ससुराल है, अभी तो करंटली आई एम इन चंडीगढ़, so I'm from चंडीगढ़, बट यस दोनों तरफ के खाने पीने का बहुत शौक है नॉर्थ इंडिया में. प्रबलीन, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही. आपने कहा कि अब ये समय है गलतियां सुधारने का, लेकिन गलतियां पकड़ें कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था. और एक और सवाल इसी में आगे बढ़ते हुए ये था कि हाउ मेनी फंड्स आर टू मेनी फंड्स, कितने रखने चाहिए, कितना मिक्स होना चाहिए, कैसे पहचानें? आई थिंक उत्कर्ष, इसकी सबसे जो पहली शुरुआत है हम ये कर सकते हैं कि हमने कितना डुप्लीकेशन कर रखा है विद इन द सेम कैटेगरीज. सो लेट्स से क्या मैंने 4 लार्ज कैप फंड ले रखे हैं, क्या मैंने 3 मिड कैप फंड ले रखे हैं, या क्या मेरे पास 4 स्मॉल कैप है. सो एक तो आप कैटेगरी वाइज इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कि कितने हैं पर्टिकुलर कैटेगरी में. उसके बाद जहां पे भी उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन आई थिंक 5 साल तक का है, वहां पे वो फिर स्मॉल कैप टाइप फंड्स पे थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि स्मॉल कैप्स का एक डिफरेंट मूवमेंट होता है. अंडर परफॉर्मेंस रहती है कई बार जब ब्रॉडर मार्केट्स बहुत अच्छा करती हैं तब भी. तो वहां पे उस एलोकेशन को यानी कि थोड़ा सा घटाने की जरूरत है, और पीछे रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं तो उस चीज को वो कम कर सकते हैं. सो एक तो डुप्लीकेशन को थोड़ा सा कम करें, और थोड़ा सा एलोकेशन जो ज्यादा रिस्की बेट्स हैं. अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज कैप में बैठे हुए हैं और आपका होराइजन 15-20 साल का है, तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं मिड कैप की तरफ चलूं, मैं थोड़ा स्मॉल कैप. लार्ज कैप के लिए वो एक इंडेक्स फंड को भी चूज कर सकते हैं. तो स्ट्रैटेजी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि कौन सा फंड और कौन सा तरीका, आई थिंक उत्कर्ष वो भी देख सकते हैं. पैसिव और एक्टिव का कॉम्बिनेशन बना के चले. सो जो गलतियां हैं वो मुझे लगता है थोड़ा सा एक बार पोर्टफोलियो को एनालाइज करने से हल्की फुल्की पता चल सकती हैं. एंड यूजुअली इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा मिड एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स में हो चाहे फंड्स में थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए. तो वहां पे डेफिनेटली चेक करें. In fact, that is a good sense, and you've given a good idea as to how people can maintain an equity portfolio. Prableen, now we've spoken about equity in some detail. Let's talk about hybrid, because this is something I think that emerged in a big way over the course of 2021. Of course, it existed before, but there are various options to consider. Very quickly, if you can explain to our viewers, some of them are maybe looking to reorient, some of them are looking to build a new portfolio. How can they use hybrid in an effective manner? Right. Absolutely, Alex. There are about 6 categories within these hybrid schemes. So they have 6 different combinations, and a majority of these are using equity and debt in certain proportion. So for example, a hybrid aggressive fund is using about 65 to 80% of equity and about 20 to 35% of debt. Some of these funds, like multi-asset, they are also using a bit of gold.
Now, two things here, Alex. First of all, that, the asset allocation, because we've spoken about it, that shouldn't be done at this level. So you can't pick a hybrid fund and say that my asset allocation is done. So that cannot be done at the scheme level. It has its merits, the different schemes from this broader category, but it does not serve the full purpose of how your asset allocation has to be. So these particular funds, I think they can be used in a nice combination with your regular equity and debt mutual funds, based on the time horizon you have and the risk appetite. For example, somebody has an investment horizon of 4 to 5 years, which is a tricky period, and you don't want to take too much of risk. So probably a hybrid aggressive category is well suited. Or in times when markets are very high and you're wary of the valuations and investing at those levels, at that time a category such as dynamic asset allocation can work well, because it would hold more debt and lesser equity, and it would automatically switch into equity when the markets fall. So all of these schemes, the 6 schemes, they bring in some merit, but they do not solve the problem of asset allocation. 2 funds which are liked from this broader category are Mirae Asset Hybrid Equity, and which is the aggressive hybrid category. And for conservative investors, which is about 75 to 90% in debt and about 10 to 25% in equity, is the Kotak Debt Hybrid Fund. That's for investors who are looking for an investment period of 3 to 4 years. And the taxation for the conservative hybrid category will be as per debt. So based on whether they are maintaining the 65% in equity or not, the taxation is done. Speaking of taxation, and also I would like to give a lot of credit to our viewers in that I know often it is said on money shows that people are not, they don't look, either they look too often at their portfolio or they don't look enough. But I think that a lot of my newer viewers and a lot of my younger viewers are more oriented towards keeping a close watch on their portfolio. So based on what you said on asset allocation, Prableen, they will know if equity has fallen dramatically or if equity has gone up, and they can rebalance. Is the biggest advantage then of a hybrid fund the tax aspect of it, and how can one use it tactically? Tax aspect, yes. I would say that for a balanced hybrid, the category that you're talking about, Alex, I think that the advantage here is that it brings down the downside risk. Because when you're holding 20 to 30% of your portfolio in debt at all times and the rest is maintained in equity or in arbitrage, your overall, of course, you're getting equity taxation. And if in case the markets tank, your allocation in debt can actually protect the downfall. So I think that's the advantage. But broadly, for an investor who has a long time horizon, I don't think that they actually need to venture into this category. The 6 schemes, because they're very different from one another, actually, all these 6. So I think for investors starting from 1 to 2 years to about 5-7 years horizon is where these different schemes can find some place in investors' portfolios. मेरा जो सवाल था फिक्स्ड इनकम प्लान्स को लेकर था कि आपके पोर्टफोलियो में वो कितने होने चाहिए, कितना होना सही है। जैसे कि आपने कहा हम बहुत देर से डाइट की बात कर रहे हैं, तो फिक्स इनकम प्लान आपकी डाइट में कहाँ फिट होते हैं और कितने होने चाहिए? बहुत जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट है। सो आई थिंक हम कितना भी बोलें कि हम इक्विटीज में लगाएंगे, बहुत लोगों को पैल्पिटेशंस हो जाते हैं जब इक्विटी पोर्टफोलियोज नीचे जाते हैं। और इसमें बहुत जरूरी बात यह है कि इवन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों के लिए उत्कर्ष फिक्स्ड इनकम की बहुत ज्यादा जरूरत है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूंगी कि जैसे आपके ईपीएफ हो गए, पीपीएफ हो गए, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनको आप डेफिनेटली इनमें इन्वेस्ट करिए। सरकार आपको 7.1% पे कंपाउंडिंग दे रही है, ईपीएफ में 8.5% पे दे रही है और टैक्स फ्री है, तो उसका इन्वेस्टर्स को पूरा फायदा डेफिनेटली उठाना चाहिए। उसके अलावा जहां पे मैं बोलूंगी डेट म्यूचुअल फंड्स का रोल आता है, वो आता है आपके थोड़े नियर टर्म टू मीडियम टर्म के गोल्स के लिए। जैसे आपने पैसा लगाना है 2 साल का, 3 साल का, जिनके लिए हम एफडीज यूज करते हैं, या 5 साल का, और आप थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, वहां पे उनको डेट पोर्टफोलियो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। हमने पीछे भी देखा है कोविड के टाइम पे कि लोगों के पास एक बफर फंड भी नहीं होता है। बफर फंड तो सबसे पहली चीज है जहां पे ऑफ कोर्स आप लिक्विड में या एक स्वीप इन एफडी में अपना पैसा रखें, कम से कम 1 साल का खर्चा। और उसके अलावा भी उत्कर्ष, हमारे बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं, जैसे ट्रैवल करना हो गया, कोई बड़ी चीज परचेज करना हो गया,
कोई घर की जैसे डाउन पेमेंट हो गई, गाड़ी की डाउन पेमेंट हो गई, इन सारों चीजों के लिए फिक्स्ड इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पोर्टफोलियो में, और इसको बिल्कुल अंडरमाइन नहीं करना चाहिए इवन फॉर अ यंग इन्वेस्टर। ऐसा नहीं है कि आप 25 साल के हैं तो आप जाके सब कुछ इक्विटी में लगाइए। इस कंपोनेंट को बिल्कुल ना भूले। फिक्स्ड इनकम आपका एक, जिसको बोलोगे ना, आपको मजबूती देता है और इन्वेस्टर को वो क्षमता देगा कि ड्यूरिंग टफ टाइम्स ऑल्सो वो अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखें। अगर फिक्स्ड इनकम नहीं होगा तो ड्यूरिंग टफ टाइम्स उनको अपनी इक्विटी से ही पैसा निकालना पड़ जाएगा फॉर सर्टन परचेजेस, फॉर अदर इमरजेंसीज। सो फिक्स्ड इनकम का आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और डेट म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक वो 3 years एंड अबव होराइजन के हिसाब से बहुत ही वेल सूटेड है एंड अभी अंडर यूटिलाइज्ड है आई फील इन द इंडियन मार्केट्स। आपने बात करी इसकी, मुझे ना मेरी मदर जब सब्जियां खिलाती हैं आपको मार मार के, आपका मन नहीं करता, आपको लगता है ना हम जवान हैं, हम क्यों ये खाएं, तो बर्गर मैगी विल गो फॉर फास्ट फूड, तो मुझे लगता है कि उसकी थोड़ी याद दिलाई उसमें। एलेक्स, अगर आपको अगला सवाल। No, absolutely. In terms of the technicalities of this, Prableen, without getting into too much of technicality, I want you to maybe try and explain to our viewers the fact that yields or interest rates are likely to go up in 2022, और what impact will that have? उसका असर क्या होगा आपके फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो में अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो, और with that in mind, which type of mutual fund schemes, debt mutual fund schemes, should you focus on in 2022? Absolutely. So, Alex, to understand debt funds, they're actually more complex than equity. Let's, take a simple example. Today, when we are taking home loans, we are getting them at a very cheap rate, right? 6.5, 7%. But it wasn't the case. Generally, interest rates are down in the economy, and banks, we borrow from them and we lend to them, actually, when we are depositing our money and we are getting an interest, and then we borrow, we take loans from them. Generally, the repo rates in India are very down. They have fallen from 6.25 in February of 2019. Now they are at 4%. इसका ये मतलब है कि आज आपकी एफडी आपको 4-4.5% का ही रिटर्न दे रही है. But in the times to come, when the interest rates start going up, because inflation has begun to rise, economy and the growth rate is stabilizing, RBI will be increasing the interest rates. And when that happens, for example, आज आपने एक एफडी ली है जो 4% पे है, कल को अगर आपको 5% की कोई एफडी देगा तो आप उस 4% की एफडी को बंद करके 5% की एफडी खोलना चाहेंगे. That means that the face value of a FD, let's say, which is at 4%, that will fall because everybody would want to invest in an FD, which is now at 5%. Likewise, from 5 to 6%, when it will move, the face value of the FD would fall. Right. So bonds are just the same. As interest rates go higher, interest rates currently offered, the bonds, their face value will go down. That means we can see a little loss in the portfolios which are holding those papers. So investors at this stage should not lock in their money in any product where the maturity is very long. होगा क्या अगर आज मैंने अपना पैसा डाल दिया 3 साल के प्रोडक्ट में जो मुझे 4% देने वाला है, मैं उस 4% के साथ फंस जाऊंगी for the next 3 years. बट हमें ये पता है कि अगले 3 से 6 महीने में इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ना शुरू हो जाए. So the better way is that we wait for some time, let the interest rates begin to rise. Until then, we invest in products जहां पे faster maturity है, 3 to 6 months, so that नए papers आएंगे, the new holdings which they are going to have will be repriced at higher rates. So I think the good options here are ultra short duration papers which are like 3 to 6 months, oblique floating rate mutual funds, because they're floating in nature, just the way our home loans are floating. They would increase if the interest rates go up. These can also, reprice. They would offer you better returns as the interest rates start going up.
ये हम जल्दी सवाल लेंगे, मैं थोड़ा समय की कमी है, लेकिन मैं सवाल को चाहता हूं कि हम पूछें। क्रिप्टो करेंसीज की अगर हम बात करें, अब आज के ज़माने में वो अचार बन चुकी हैं, आज के ज़माने में वो पापड़ है, तो उनको लेकर आपका क्या व्यू है? क्योंकि एक और बड़ी बात यह है कि जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, जिस तरह की मार्केटिंग भी हुई है क्रिप्टो को लेकर, उनको वो सारा पैसा अपना क्रिप्टो में लगा दे रहे हैं, तो कितना उसको ना एक बैलेंस तरीके से और बहुत कम रखना है, उसके बारे में आपके विचार जानना चाहूँगा। क्रिप्टो से 2009 से आए हैं उत्कर्ष, एंड दे आर हियर टू स्टे, आई वुड से। बट ऑनेस्टली 2 रीजंस है जिसके लिए लोग पैसा लगाना चाहते हैं। वन इज टू मेक क्विक मनी, and the other, which a lot of people say, is diversification. Yes, it brings in diversification. In fact, वो एक दूसरा dimension देता है आपके पोर्टफोलियो का, बट जो मेन रीजन है वो क्विक मनी है। तो 2 चीजें यहाँ पे देखने की है कि जब हम क्विक मनी की बात करते हैं तो हमें उस वोलेटिलिटी को भी झेलना है, और दूसरा कि इसकी लॉन्ग टर्म क्या वैल्यू रहेगी, स्पेशली जिस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है उसकी क्या लॉन्ग टर्म वैल्यू रहेगी या नहीं रहेगी, ये समझना जरूरी है। सो आई थिंक 2 थिंग्स हियर। आप बिटकॉइन, इथेरियम, विच आर द मेजर क्रिप्टो करेंसीज, आप थोड़ा उन पे स्टिक करिए। आप बहुत स्पेकुलेटिव बेट्स तो फिर एक गैम्बलिंग की तरह हो जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जो बाहर की कंट्रीज में है, नास्डैक के इंडस्ट्रीज हैं, ब्लूमबर्ग के हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के हैं, जो इन मेजर क्रिप्टो करेंसीज को ट्रैक करते हैं। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स आल्सो जो इनमें पैसा लगाते हैं। सो 2020 की एक 200% से ऊपर की जो रैली हमने बिटकॉइन में देखी, वो हमने 2021 में नहीं देखी। इट्स अबाउट 47-50% हायर ड्यूरिंग 2021। तो उत्कर्ष थोड़ा एलोकेशन ले सकते हैं, 1 से 2% का अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में, पर समझते बूझते ले, बिकॉज इट्स अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एंड इन इंडिया देयर इज स्टिल एम्बिग्विटी, रेगुलेटरी सिनारियो को देखें और उसकी जो आपको उसको कितना सेफ रखना है, कैसे रखना है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो सारी होड़ है इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसीज की, वो क्विक मनी की वजह से है, मोर देन डाइवर्सिफिकेशन। बट इट्स अ ग्रेट टूल टू डाइवर्सिफाई, बट अगर आप समझते हैं इसको तभी इसमें वेंचर करें। Absolutely, and I think once the regulations become clear also, Prableen, we'll have a better understanding of how things work. But we're completely out of time on this edition of The Money Show and Money Mantra. It's been an absolute pleasure speaking with you, Prableen, and from all of us here at ET Now, here's wishing you and your family a very, very happy New Year, happy 2022. Thank you. Thank you. Pleasure to be on the show. And that brings us to the end of the show, viewers. It's been an absolute pleasure bringing it to you. We'll be back in the new year with a lot more in the form of advice in terms of strategy that you can employ. For now, though, have a safe 2021 end and a start to 2022.